तो उस पर्टिकुलर पेपर की जो कक्षा है वो चलती है। कब से चलती है? रात में 10 से 11 हर दिन, यानी हफ्ता में 7 दिन हम लोग बैठते हैं। किसी दिन अगर क्लास इनकेस नहीं हो पाता है तो आपको उसका अपडेट मिल जाता है पहले ही, बट ऐसा हम मान के चलते हैं कि हफ्ता में 7 दिन मंडे टू संडे हमारा क्लास चलता है। ठीक है, तो क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, आज ओरिएंटेशन क्लास है। आज मुझे आपको सिलेबस बताना है इन ब्रीफ, इन डिटेल यानी विस्तार से बताना है कि भाई क्या कंटेंट हमारा है। कुछ चीजें बदली भी है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है पिछले 1-2 सालों में। तो जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पूरे साइकिल को लेकर के, जो दिसंबर 2025 का एग्जाम अभी 6 महीने बाद होगा। तो 6 महीना हमारे पास है, इस 6 महीने में आपको जेआरएफ करना है। यानी जो नया वर्ष होगा 2026, तो 2026 में आपके नाम के आगे जेआरएफ लग जाए, ऐसा आप संकल्प, ऐसा अगर आप सोचेंगे कि भाई 2026 की जो पहली सुबह होगी वो मेरे नाम के आगे जेआरएफ लग गया होगा, तो ऐसा संकल्प आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपका मतलब हो जाएगा ये एग्जाम। क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है गाइस, एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं। एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम भारत जैसे देश में आसान तो नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो असंभव भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है ये एग्जाम। हमारे ग्रुप से ही कई लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार भी रिजल्ट आएगा तो 25, 30, 35 बच्चे करते ही है हर बार, इस बार भी करेंगे। तो हमारे बीच के मैं बुलाता भी हूँ, मोटिवेशनल सेशन हमारा वीकेंड पे सैटरडे संडे कभी होता है, तो कोई ना कोई हमारे छात्र उसमें आते भी हैं। अब इस वाले सेशन में भी मैं बुलाता रहूंगा। तो हमारे बीच के लोग करते हैं, हमारे जैसे ही लोग नेट कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो उसके लिए पूरी एक मतलब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको प्रॉपर 6 महीने अपने लाइफ का डेडिकेशन और पैशन के साथ देना पड़ेगा। कम से कम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या उससे भी ज्यादा लाइब्रेरी में बैठते हो, घर पे जहां भी पढ़ते हो आप, लाइब्रेरी में बैठना तो मैं अति उत्तम मानता हूं। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो उससे बेहतरीन तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, घर पे ही पढ़ते हैं, तो भी आप मतलब कि पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपना डेडिकेट करें स्टडी को लेकर के, तब जाकर के एग्जाम आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान परीक्षा है, लेकिन जो इसका अप्रोच होता है गाइस वो स्मार्ट अप्रोच चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाता। अब जो एग्जाम हो रहा है ना एनटीए नेट का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आता था 2018 से पहले, अब क्या है, क्वेश्चन क्रिटिकल हो गया है। शायद ही पूरे 150 क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाते हैं, इस बार भी कई लोग आप में से एग्जाम दिए हैं, अपीयर आप करे हैं एग्जाम में, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पूरे 150 क्वेश्चन में शायद ही 1-2 क्वेश्चन भी ऐसा होगा जिसको आप देखते के साथ टिक कर दो। उस पूरे 150 क्वेश्चन में शायद मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 या 5 भी शायद ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको शायद देखते के साथ आप टिक कर दो। यानी 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल और एनालिटिकल है। इसका मतलब 150 का 150 प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा अपना एक अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक, तब जाके शायद आप आंसर करोगे कि अच्छा 1 का बी हो सकता है। उसमें भी आप 90% श्योर होगे, 10% कंफ्यूजन हर एक क्वेश्चन में रहेगा, 2, 4, 5 को छोड़कर। लेकिन गाइस इसमें भी क्या होता है ना कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है ना, अगर आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो क्या है कि जितने क्वेश्चंस को आप टिक करेंगे ना, मैक्सिमम आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही हम लोग इस क्लास में करते हैं, यही मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में करवाता हूं कि आपका प्रैक्टिस, आपका अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक। अभी हमने एग्जाम, अभी जो जून वाला साइकिल हुआ तो करीब 1 महीने से हम लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे थे। कई सारे पुराने स्टूडेंट्स भी क्लास में जानते, 1 से 1.25 महीना तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज आपको कराया, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल मतलब कि आपका अप्रोच एकदम क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन कहीं से ना हो कि भाई किस तरह का प्रश्न आने जा रहा है, पहले से आप तैयार हो। हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई उसमें कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी नहीं है, तो स्पष्टता होनी चाहिए पूरी, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। एग्जाम से 1 महीना पहले क्वेश्चन पेपर भी हम लोग बनाते हैं। जब नवंबर आएगा तो ठंड के मौसम में जैकेट और टोपी पहन के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। अभी तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि जो मेरा क्लास होता है गाइज, ये पूरे 100 दिन का मैं डिजाइन करता हूँ। जो मेरा लेक्चर प्लान होता है वो 100 डेज का होता है, यानी 100 दिन में मैं आपको पेपर 1 पूरा पढ़ा देता हूँ।
यानी आज से अगर आप क्लास, यानी आज 30 तारीख है, तो आज से आप 100 दिन जोड़ लीजिए, यानी पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, 30 या 90, और कुछ महीने 31 के हैं, और कुछ मान के चलिए अक्टूबर के 4-5 दिन, मतलब आप कह सकते हो कि 5 अक्टूबर तक, यानी गांधी जयंती के आसपास आपका सिलेबस एक बार खत्म हो चुका होगा, गांधी जयंती के आसपास, है ना। और उसके बाद तो खैर रिवीजन में टाइम कम लगता है, तो एग्जाम से पहले 2 बार हम लोग पूरे मतलब 10 के 10 यूनिट को रिवाइज भी कर चुके होते हैं। जो हमारा पूरा 10 यूनिट है ना, उसको दिसंबर से कम 2 बार आपको रिवाइज भी करा चुका हूँ। ये मेरा मतलब जो लेक्चर प्लान जो डिजाइन में करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको हर कुछ क्लियर हो कि किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूँ, क्या अप्रोच होता है। तो 100 डेज का पूरा एक मास्टर प्लान है, और उसी के तहत चीजें होती हैं। इस बार भी होगा। आप सभी लोग क्लास में डेली जुड़िए, हर दिन जुड़िए, क्योंकि जब तक आप गाइस प्रॉमिस नहीं होंगे ना, जब तक आप अपने आप से वादा नहीं करेंगे कि भाई मैं इस पूरे 6 महीना का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा या करूंगी, तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होना है। लाइफ इज वेरी टफ। तो लाइफ को इजी बनाने के लिए, जो आपका आगे का मान लीजिए कि 30-35 साल हमारा है इस धरती पे, जो हमारा वैलिडिटी बचा हुआ है 30-35 साल का, उसको बेहतर बनाने के लिए 6 महीना आपका बड़ा जरूरी है। लाइफ का कोई भी 6 महीना अगर आप अपने लाइफ को मतलब बेहतर बनाने के लिए देंगे ना, तो आगे का 30-40 साल जो भी हमारा है, जो जिएंगे, वो बेहतर हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है ना, फाइनेंशियली, सोशली, बहुत तरह से आसान हो जाता है। अन्यथा क्या होगा कि जो पूरा जीवन है ना, वो मतलब कैसे कैसे बीतेगा, मतलब कैसे कैसे का मतलब है कि हर दिन आपको चिंता रहेगी कि यार अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये हमेशा मतलब मरते दम तक यही रहेगा, कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्यों ना हम अपने जीवन का 6 महीना, 1 साल पूरे अपने शरीर को दशरथ मांझी की तरह तपा लें। दशरथ मांझी ने भी तो तोड़ ही दिया था ना पहाड़। तो हमारे भारत में तो एक से एक सूरवीर हुए हैं, तो हम भी उन्हीं के मान लीजिए वंशज हैं, किसी ना किसी के वंशज आप भी होंगे। भारत में बड़े सूरवीर लोग हुए। तो ऐसे में एक एग्जाम हम लोग को क्वालिफाई करना है, 6 महीना हमारे पास है, इसको बेहतरीन तरीके से हमें यूज करना है। तो मुझे लगता है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हैं, सभी के नाम के आगे जेआरएफ अपने अपने विषय में हो जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, संस्कृत, मीडिया एंड ऑल, तो सभी के नाम के आगे जेआरएफ मुझे लगता है निश्चित रूप से हो जाएगा। आपका और मेरा साथ ये दोनों मिलेगा तो यू विल श्योरली गेट जेआरएफ, ओके, इन दिसंबर 2025। अब गाइस मैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि हमारा जो क्लास है गाइस ये एडुटेनमेंट पे आधारित होता है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो आपको मतलब बहुत बोर फील ना हो, आप अच्छा फील करें, ये भी, इसका भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से मेरे क्लास में बोर ना हो। तो अब गाइस हम लोग क्लास को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्लास हमारा पहला क्लास है। आज ओरिएंटेशन कह करके मैंने आपको बुलाया है। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भैया आपको इस जो हमारे पास जो 180 डेज हैं, यानी 36 मंथ्स, तो उस 6 महीने में हमें किन किन चीजों को लेकर के सीरियस रहना है, क्या क्या चीजें, विषय वस्तु क्या है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा, हमारा क्लास जो है गाइज वो बाइलिंगुअल चलता है। आप में से कई लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, मैक्सिमम हिंदी वाले होते हैं, संस्कृत हिंदी वाले। तो हमारा क्लास जो है वो बाइलिंगुअल है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी है, इंग्लिश दोनों ही। तो हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी आपको मिलेगा, और क्लासेस भी इंग्लिश में ही चलती है। इंग्लिश यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश में ही क्लास चलती है। नोट्स भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, नॉट इन, नाइदर इन हिंदी नॉर इन इंग्लिश, बट इन इंग्लिश यू विल गेट नोट्स, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को मतलब सहजता महसूस हो, कोई कहीं से दिक्कत परेशानी ना आए। तो गाइज आपके सामने मैंने अपडेटेड सिलेबस रखा है, थोड़ा मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, और सिलेबस दिमाग में आ जाए, बिना देखे अगर कोई सिलेबस पूछे तो मान के चलिए कि 20% तैयारी आपकी हो गई। अगर आपने किसी भी एग्जाम का सिलेबस, कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी करते हो, जो भी आपका ड्रीम है ना, कि मैं वो क्वालिफाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसा ड्रीम है, तो उसका सबसे पहले सिलेबस को रटिए। रटिए मतलब दिमाग में होना चाहिए आपके, कि बिना देखे भी आप बता दो कि भाई क्या कंटेंट है, तभी तो आप पढ़ोगे ना। तो गाइस सबसे पहले देखिए कि भाई क्या सिलेबस है, किस किस सिलेबस को पढ़ करके, मनन करके आप 50 दूनी 100 अंक पा सकते हैं, यानी 50 में 50 क्वेश्चन कर सकते हो। यही पूरा है सिलेबस, पूरा जो कंपोनेंट्स है, जो ब्रेकअप्स हैं, वो सारा मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ।
तो गाइज आप जानते हैं कि इस पेपर का नाम हमारा जनरल पेपर है, समान पेपर है। इसमें जो पहला यूनिट है गाइज वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो बहुत वैसे तो कहने के लिए इजी होता है, बट जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल स्टूडेंट को करने में। कहने के लिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी है, इसलिए ईजी है क्योंकि हम सभी लोग टीचिंग के लोग हैं, हम सभी लोग टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेशन हमारा टीचिंग है। तो हमें ऐसा लगता है कि टीचिंग तो बहुत ईजी है ना, ये तो हमारी डेली एक्टिविटी है ना। लेकिन गाइस जो आजकल इससे क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बड़ी मतलब परेशान कर रहा है बच्चों को, करने में तकलीफ, क्योंकि बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट, एजम्पशन, रीजन, कंक्लूजन, है ना, कथन और निष्कर्ष। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, आते हुए भी गलत हो रहा है, ये कई बार कंफ्यूजन में कि भाई बी होगा कि सी होगा, ऐसे गहन अध्ययन इज रिक्वायर्ड, इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड। तो टीचिंग में गाइस आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हो गया, फिर लेवल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर, शिक्षण का स्तर, शिक्षण का स्तर क्या है वो आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस जैसे टीचिंग के अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका मेमोरी लेवल आ गया, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, या आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो उस तरीके से आपका जो टीचिंग का लेवल है वो आपका जो है पूछा जाता है। इसके अलावे हम कह सकते हैं गाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा टीचिंग की इफेक्टिवनेस यानी शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, उसके कई सारे पॉइंट्स हैं। इवैल्यूएशन, है ना, इवैल्यूएशन आपको पता है इसकी मूल्यांकन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग में, इवैल्यूएशन एंड इट्स टेक्निक। जैसे अभी सीबीसीएस चल रहा है, अब सीबीसीएस को भी अपडेट करके कई सारे नए नए अप्रोचेस आते हैं मूल्यांकन के, जो स्टूडेंट का भी इवैल्यूएशन होता है, टीचर का भी इवैल्यूएशन होता है, और टीचिंग एड्स माने शिक्षण की जो सहायक सामग्री है ना, उसका भी अब मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाला निकालो, कोई नहीं, मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बता रहा हूँ। तो गाइज ये आपको टीचिंग में चीजें मतलब करनी है। इसके अलावा गाइस ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी आप देख सकते हो कि ब्लूम्स का जो टेक्सोनॉमी है या गैगने का क्लासिफिकेशन है, मतलब टीचिंग से रिलेटेड गाइस कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम आप शायद ना भी जानते हो, जैसे डाल्टन हो गया, या गैगने है, या आपके ब्लूम है ना, या और भी ऐसे 10 से ज्यादा है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, हेडगे है। तो ये सारे टीचिंग के जितने भी मान लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टीचिंग को लेकर के या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को लेकर के, शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के कुछ भी बातें अगर बोली हैं तो वो सब हमें पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है। ब्लूम तो इस बार भी आया था एग्जाम में, मैं हर बार कहता हूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर पढ़ना चाहिए हमें। बेंजामिन ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के बातें की हैं वो हमेशा आता है। इसके अलावा गाइस ऑनलाइन इनिशिएटिव है, आपको पता है कि टीचिंग में आजकल ऑनलाइन इनिशिएटिव आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्वयं आ गया, स्वयं प्रभा आ गया, मूक आ गया, ई यंत्र आ गया, है ना, ई कल्पा आ गया, ऐसे कई सारे मतलब लॉट मैनी इनिशिएटिव्स आर देयर जो कि ऑनलाइन है, इंटरनेट बेस्ड है, जो हमारे लाइफ को और हमारे टीचिंग लर्निंग को बहुत सुगम और आसान बना रहा है। पहले इतना सुगम नहीं था। मान लीजिए कि पहले के टाइम पे मुझे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए अभी रात का 10 बज रहा है, मैं मैथमेटिक्स बनाने बैठा और मुझे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं क्या है कल का इंतजार करूंगा कि कल सर 10 बजे आएंगे तो मैं सर से 10 बजे पूछूंगा या पूछूंगी। तो पूरे 24 घंटे का इंतजार करते थे, फिर टीचर आते थे, फिर पूछते थे, फिर समाधान मिलता था। और अब क्या हो गया, अब आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तुरंत चैट जीपीटी यूज कर लो, इंटरनेट पे इतने सारे एप्लीकेशन आ गए ना, अब तो कोई सा भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है देन एंड देयर। तो हम कितने अपडेटेड और कितना फास्ट हो चुके हैं पिछले 10 वर्षों में, लास्ट 10 ईयर में हम कितने फास्ट और एफिशिएंट हो चुके हैं, उस चीज को भी हमें पढ़ना है, और इसको टीचिंग में भी। तो आज का जो टीचिंग है ना वो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। पहले चीजें क्या होती थी, पारंपरिक होती थी, पहले किताबें होती थी, टेक्स्ट बुक मेथड होता था, है ना, फिजिकल लर्निंग ज्यादा था। अब क्या है गाइस, स्मार्ट लर्निंग है। अब आप घर बैठे इसी चेयर टेबल पे दुनिया भर का कंटेंट है, यही बैठे बैठे आप प्रिपरेशन कर लेते हो, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो। पहले क्या था गाइस कि आपको घर से दूर जाके, है ना, कोचिंग क्लासेस या फिर कॉलेजेस वगैरह, तो बहुत सुविधा हुई है काफी, मतलब हमारा पढ़ाई जो है आसान हुआ है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि भाई टीचिंग लर्निंग बेहतर हुआ है, आसान हुआ है। जो टफ टॉपिक्स हैं, कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको भी अब आप 3D से पढ़ा सकते हो, एनिमेशन से पढ़ा सकते हो।
अब आप में से कई लोग को DI टफ लगता है, तो एनिमेशन 3D या और भी कई सारे यूट्यूब वगैरह को यूज करके आपको वो जो टफ टॉपिक है उसको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, आप सभी लोग, क्योंकि मुझे लगता है 2015 के बाद के ग्रेजुएशन किए हैं मैक्सिमम, इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम का ग्रेजुएशन 2015 या उसके बाद हुआ होगा, तो सभी ने CBCS देखा है, सभी का रिजल्ट परसेंटाइल में ही आया होगा या ग्रेड मिले होंगे, आपके रिजल्ट में ग्रेड मिला होगा, है ना, मैक्सिमम बच्चों का। जिनका नहीं मिला है तो वो भी जानते हैं, क्योंकि हमारे अब UGC नेट में भी जो रिजल्ट आ रहा है तो परसेंटाइल में ही आ रहा है ना, हमारे जो UGC नेट में भी आ रहा है वो परसेंटाइल ही आ रहा है। तो ऐसे में इवैल्यूएशन का टेक्निक बहुत बदला है और अभी तो और बदलेगा। मतलब मिला जुला के जो हमारा गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो या जो UGC, उसका यही मानना है कि बच्चों पे जितना कम से कम प्रेशर हो, बच्चों को फेल करने का जो एक डर था ना, फेल होने का फोबिया, कई लोग तो पढ़ाई छोड़ देते थे इसी डर से, कई सारे लोग सुसाइड कर लेते थे। 12th में फेल हो गए, छत से जाके कूद गए, 10th में फेल हो गए, पंखा में बांधे दुपट्टा लटक गए। ऐसा तो भारत में बहुत होने लग गया था 2010 के दौर में, मतलब इतना होने लग गया था कि कहने का बात नहीं। जैसे ही 10th-12th का रिजल्ट आता था तो मीडिया वाला यही खोजता था कि कहाँ पे कितना बच्चा सुसाइड किया। IIT वगैरह में, अब IITs वगैरह में तो खैर अभी भी होता है, लेकिन 10th-12th के रिजल्ट के बाद भी ये चीजें बहुत होती थी, क्योंकि पीयर प्रेशर इतना होता था ना, सोसाइटल प्रेशर इतना था। सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि भाई किसी का 70% आ गया और किसी का 95 आ गया, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता था, ना सिर्फ बच्चों के बीच बल्कि पेरेंट्स के बीच भी। कई बार घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आप ही के मोहल्ले में आपका पड़ोसी अगर 98% ले आया और आप 60% लाए हैं, तो आपका 6 महीना घर से निकलना मुश्किल हो जाता, ऐसी स्थिति थी। तो बच्चों में बड़ा प्रेशर था, कई लोग पढ़ना छोड़ देते थे, पढ़ाई से डर लगता था, क्या होगा नहीं होगा, सुसाइड वगैरह तो कॉमन। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए इवैल्यूएशन समय के साथ अपडेट हो गया कि कैसे करके बच्चों को फैसिलिटेट करो, स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति मतलब डर ना हो। जैसे अभी मैं आपको कह दूं कि चलो हम लोग रील देखते हैं, तो आपके आपके अंदर एक स्टिमुलस आएगा ना। अगर मैं कहूं कि चलो रील देखते हैं, तो रील देखने में कितना मजा आता है। रील देखते थे टाइम का पता लगता है कभी? अगर अभी मैं रील देखने बैठ जाऊं तो पता नहीं अभी 10:30 हो रहा है, हो सकता है रात का 2 बज जाए, अब मुझे अचानक से ख्याल आ रहा है मैं तो रील देख, मतलब हम इतना डूब जाते हैं। क्या पढ़ाई में ऐसा हो सकता है? हम पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? क्या इवैल्यूएशन भी उसी अकॉर्डिंग हो सकता है कि बच्चों पे प्रेशर ना आए और बच्चा मान लीजिए कि पढ़े शौक से ना कि मजबूरी में। एक होता है कंपल्सन में पढ़ना कि क्या करें पढ़ना मजबूरी है, और एक होता है शौक से मजे में पढ़ना, चलो यार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा नॉलेज गैदर करते हैं। तो वैसा थोड़ा एजुकेशन को बनाने की तरफ जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उस तरफ थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए सिलेबस वगैरह को अपडेट किया जा रहा है टाइम टू टाइम। तो ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपका बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना है, इसमें आपको साइकोलॉजी इन टीचिंग भी पढ़ना है कि भाई एक टीचर का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, और बच्चों का चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी भी इसका पार्ट है कि बच्चों का मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी भी आपको टीचिंग में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा यूनिट हमारा गाइस शोध का है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पता है गाइस एक बड़ा इनोवेटिव और एक बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे काम में आने वाला टॉपिक, लाइफ टाइम काम में आने वाला टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बनेगा, आपको जॉब मिलेगा। आज के टाइम पे कॉलेज में आप सभी लोग जॉब पाना चाहते हैं ना, आप में से जितने लोग इस क्लास में जुड़े हैं सभी का सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूं। तो गाइस अब प्रोफेसर बनने का मतलब है रिसर्च। आपके रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हैं, आप कितना अच्छा आर्टिकल लिखते हो, आपने बुक लिखी कि नहीं लिखी, इन बेसिस पे अब आपको जॉब मिल रहा है, या जॉब मिल गया नेट के बेस पे तो इस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा, इस बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये स्थिति है। तो रिसर्च, तो हम कह लें कि मतलब हम लोग क्योंकि हम लोग टीचिंग में है, खास करके कॉलेज एजुकेशन में, तो कॉलेज एजुकेशन में तो रिसर्च के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पहले वाला जमाना चला गया कि किसी का जॉब एक बार हो गया तो 65 साल बाद ही रिटायर होगा, बीच में वो कुछ करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले के टाइम पे रिसर्च वगैरह पब्लिश कराना कहाँ जरूरी होता था, आज से 10 साल पहले। एक बार आपकी जॉब लग गई, 25 साल 30 साल में आराम से 65 साल तक जॉब करिए, पढ़ाइए, घर जाइए, सिलेबस भी नहीं बदलता था। पहले के टाइम पे एक सिलेबस 25-25 साल चलता था, 20-20 साल चलता था एक एक सिलेबस। यानी मैंने जो, मेरे पिताजी ने जो किताब पढ़ी वही किताब मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसी स्थिति थी। 10-10 साल पे किस सिलेबस बदलता था। तो प्रोफेसर लोग का लाइफ बड़ा इजी था, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा जिंदगी आपका निकल गया वही सिलेबस पढ़ाते हुए। और अब ऐसा संभव है क्या? अब तो प्रत्येक 6 महीना पे सिलेबस बदलता है। अब तो
हर एक जगह पे ये हो गया ना कि प्रत्येक 6 महीना पे आपका सिलेबस या आपका कुछ टेक्स्ट बुक बदल देगा, सारा टेक्स्ट बुक सेम नहीं रहेगा। तो ऐसे में प्रोफेसर को भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि सारी किताबें बदल जाती है ना। तो रिसर्च तो मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूजीसी नेट की दृष्टि से बल्कि आपके फ्यूचर के दृष्टि से भी। आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च कैसे लिखना है, इन चीजों को जितना जल्दी सीखोगे, जितना अच्छा सीखोगे ना, आपका मार्केट में उतना डिमांड होगा। मतलब मैंने देखा है कि हमारे इंडस्ट्री में मान लीजिए कि आपको रिसर्च नहीं आता, तो आप जैसे तैसे आपका लाइफ कट रहा है कहीं भी छोटे मोटे कॉलेज, पर गाइज अगर आपको रिसर्च अच्छा आता है ना, तो भारत के अंदर भी ऐसा ऐसा कॉलेज है जो आपको मुंह मांगा सैलरी देता है, मुंह मांगा। आप उसको बोल दिएगा तो कि मेरे को महीने का 3 लाख चाहिए, तो दे विल पे यू 3 लाख रुपीज पर मंथ, अगर आपको रिसर्च, आपका क्वालिटी आप में मतलब रिसर्च अच्छा है तो। ऐसे कई सारे मतलब यूनिवर्सिटी इंडिया में कम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बहुत है, तो उसके लिए आपको वो बनना पड़ेगा तब जाके, वरना नॉर्मल तो कई सारे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है गाइस, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेथड्स क्या है, रिसर्च के टाइप क्या है, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च को कैसे किया जाता है। अच्छा, किस विषय पे रिसर्च करें, ये भी तो बहुत बड़ा क्योंकि रिसर्च अपने आप में कंफ्यूजन है कि भाई रिसर्च का मतलब फाइंडिंग समथिंग न्यू, तो कुछ नया कैसे ढूंढोगे जब आपको बेसिक आइडिया होगा तभी तो। मान लीजिए कि आम आम जीवन में तो हम सभी लोग जी रहे हैं, जो चीजें मिल रही है उसको अवेल कर रहे हैं, सुविधा। लेकिन भाई रिसर्च का मतलब क्या है, टू फाइंड समथिंग न्यू, टू फाइंड हिडन फैक्ट, टू फाइंड ट्रूथ, है ना। तो ऐसे में गाइस आपको स्टडी मांगता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ नई चीजों को दे पाएंगे सोसाइटी को, और वो चीजें इतनी वैल्यूएबल होगी कि आपका डिमांड जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, ये तो बड़ी नई नई बातें करते हैं, बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हैं, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। तो फिर आपको हर जगह से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड से लेकर और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो वैसा लेकिन करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं होता ये, बट बहुत सीखना पड़ता है, आपकी राइटिंग स्किल वगैरह को इम्प्रूव करना पड़ता है, राइटिंग स्किल पे भी काम करना पड़ता है ना। बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे सीखे, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। इसके अलावा गाइस रिसर्च में एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आजकल देखो हर चीज में आईसीटी आ गया ना, बिना आईसीटी के अब ना ही टीचिंग चलेगा ना ही रिसर्च चलेगा। तो कंप्यूटर का भरपूर यूज करिए, इंटरनेट का भरपूर यूज करिए, एकदम फ्री हैं आप। आज के टाइम पे हम लोग रिसर्च करना तो बहुत आसान हो गया, पहले तो बहुत टफ था। पहले का जो रिसर्च था वो तो बहुत टफ था ना, पहले क्या कंटेंट था, कुछ भी नहीं। आज तो मान लीजिए जानकार भी बहुत सारे हैं, और हमें मान लो कि अब आपको मान लो जैसे अभी किसी ने कहा सर इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट करिए ना, ऐसा किसी ने, शालिनी मैम ने लिखा, मध्य प्रदेश से पीजीटी इंग्लिश की खुद टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है शालिनी मैम, उन्होंने लिखा कि सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करिए पेपर 2। अब पहले के टाइम पे गाइस मान लीजिए आज से 15 साल पहले इंग्लिश का टीचर ढूंढने के लिए आपको कितना, आज के टाइम पे क्या है, आपको इंग्लिश का कोई ढूंढना है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए ना, आपको 15 नाम मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, नहीं ऐसा होता है ना। ऐसे ही रिसर्च करना है किसी टॉपिक पे, आपको कुछ जानना है, लाइब्रेरी में किताब नहीं है, चैट जीपीटी यूज करो, इंटरनेट पे देखो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो चीजें आसान हुई है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए, है ना। यूज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके हाथ में बंदूक है लेकिन चलाना आपको आता ही नहीं है, तो आपके लिए तो वो मतलब कुछ भी नहीं है ना। या मान लो मेरे पास लैपटॉप है लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता, मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है और उस लैपटॉप से मैं दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ, मतलब दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने से मेरा मतलब है कि मैं दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता हूँ लैपटॉप को यूज करके, लेकिन क्योंकि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, है ना, क्योंकि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो क्या है कि मैं उसको अवेल नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये है गाइस, तीसरा यूनिट हमारा कॉम्प्रीहेंशन का है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या है, गद्यांश। तो ये बहुत कॉमन है, इस बार तो राइट ऑफ पेरेंट्स पे क्वेश्चन था, मतलब अभिभावक के अधिकार, ऐसा है इस बार। एक कॉम्प्रीहेंशन आया था किसी शिफ्ट में, इस बार का आरसी वैसे इजी था, ऐसा कम होता है कि आरसी इजी आए, बट इस बार का आरसी मॉडरेट था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। तो इस बार अभी जो पेरेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आजकल कई सारे मिल गए ना, कि अब आप पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं बना सकते प्रॉपर्टी के लिए, या पेरेंट्स जिसको चाहेंगे उसी को, क्योंकि कई सारे, है ना, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और बहुत तरह की बातें आने लग गई भारत में भी। तो उसको लेकर के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, तो उसको लेकर के क्वेश्चन था, पूरा आरसी था, ठीक है। तो ये यूनिट 3 तो देखो कॉमन है, हम सभी लोग बहुत क्लास 6 से करते आए हैं,
जो भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं या स्टेट बोर्ड में भी आप लोग पढ़े हो, तो कॉम्प्रीहेंशन तो देखो सभी का रहता है, ये कुछ नया नहीं है। इसमें तो रीडिंग हैबिट है। मैं तो कहता हूं कि हर दिन हम लोग को एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने नॉलेज को भी बढ़ाना चाहते हो, कॉम्प्रीहेंशन तो खैर उससे अच्छा होगा ही, आंसर राइटिंग तो अच्छा होगा ही, रीडिंग हैबिट तो डेवलप होगा ही, साथ के साथ आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस भी गुना 10 हो जाएगा। तो घर पे पेपर वगैरह मंगाया करिए। न्यूज़पेपर हमने मंगाना छोड़ दिया ना, बट न्यूज़पेपर बड़े काम की चीज है। कोई सा भी एक इंग्लिश हिंदी जो भी आप पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डेली अगर आप पढ़िएगा तो आपको यूनिट 3 में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूज़पेपर मुझे लगता है हम सभी को पढ़ना चाहिए। मैं क्लास के बाद पूछूंगा कि कितने लोग पढ़ते हैं, पर पढ़ना चाहिए, बहुत गजब की चीज है। आपके कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनालिटी, आपका राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, हर चीज को मतलब बूस्टअप कर सकता है वो। ऑल इन वन है ना, कई सारे प्रॉब्लम का एक समाधान है न्यूज़पेपर रीडिंग। देन गाइस चौथा यूनिट आता है कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही पूरी दुनिया चल रही है। मैं भी आपको क्लास इसलिए करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने डेवलप किया है, तभी मैं इतने सीनियर बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ जो सभी मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं। आप में से मैक्सिमम लोग मास्टर्स हैं या पीएचडी में हैं, तो उस लेवल पे पढ़ाने के लिए, या बच्चों को भी आप मान लीजिए स्कूल लेवल पे भी आप पढ़ाते हो, तो यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एक अच्छे ऑरेटर आप होने चाहिए, ताकि आपकी बात का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके बच्चों पे हो, वो आपसे मोटिवेटेड फील करें, वो आपसे पॉजिटिविटी मतलब उनको आए, और आपकी एक एक बात उनको समझ में आए, ऐसा कम्युनिकेशन। आप देखिए कि दुनिया में जितने बड़े बड़े कम्युनिकेटर है ना, वो कितने सक्सेसफुल है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर रहेंगे तो वैसे भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुनिया में कई सारे शासक हुए, लेकिन हिटलर को हम नहीं भूलते हैं। हिटलर बहुत अच्छे वक्ता थे। हिटलर का स्पीच यूट्यूब पे डला हुआ है, कई सारा अभी भी है, तो आप सुनिएगा। तो ऐसा कहते हैं कि हिटलर जब बोलते थे तो खून खौलता था, मतलब युवाओं में जोश भर देते थे हिटलर। हालांकि वो तानाशाह भी थे, लेकिन ऐसे तो कई सारे रूलर हुए, लेकिन हिटलर को आज भी हम लोग कहते हैं ना हिटलर, हिटलर शाही नहीं चलेगी, है ना। तो हिटलर कौन थे? एडोल्फ हिटलर जर्मनी के बहुत बड़े डिक्टेटर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940s में। भारत में ही देखिए, भारत में मनमोहन सिंह से ज्यादा नॉलेज है क्या मोदी जी को? मनमोहन सिंह और मोदी जी को साथ बिठा देंगे ना, तो मोदी जी कहीं नहीं टिकेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन जब ऑरेटरी स्किल की बात आती है तो मनमोहन सिंह मोदी जी के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। मनमोहन सिंह बोल नहीं पाते थे ना, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो एक्सप्रेसिव नहीं थे। नॉलेज था उनके पास, उनको पता था काम कैसे करना है। उनके रीजन में बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज भी चल रही है। मनरेगा, मनरेगा जो आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत भारत में 100 दिन का काम, ये कितना रिवॉल्यूशनरी उनका एक काम था, जो आज भी मान लीजिए भारत के मजदूरों को 100 दिन का काम मिलता है। इसके अलावा हमारा जो नेशनल नॉलेज कमीशन बना था, सैम पित्रोदा कमेटी, इस बार क्वेश्चन भी था। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 9 तक का उसका टाइम था, सैम पित्रोदा कमेटी, जिसमें कई सारे रिकमेंडेशन, जो 4 साल का ग्रेजुएशन आप देख रहे हैं, आपको जो पीएचडी में फेलोशिप मिलता है, नॉन नेट फेलोशिप, ये भी उसी का था। तो बहुत सारे काम किए जिसको भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि मोदी जी एक अच्छे ऑरेटर हैं, उनको पता है कि जनता को कैसे क्या बोलना है, तो वो ज्यादा फेमस है। मनमोहन सिंह को हो सकता है कुछ दिन बाद हम लोग भूल भी जाएं, या हम लोग जानते हैं कि क्योंकि इंडिया के हैं, बाहर के लोग हो सकता है जानते भी ना हो कि मनमोहन सिंह कौन है, पर मोदी जी को सब जानते हैं, क्योंकि क्या है, वाचाल है, वाचाल है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर ली समय के साथ। जहां जाते हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। दीवाने होते हैं तब ना 15 साल से मान लीजिए तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है। इसमें गाइस हमें मास मीडिया एंड सोसाइटी भी पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। जैसे इसमें कई सारे टर्म्स हैं, जैसे इस बार के एग्जाम में आया था गेट कीपिंग, किसी एक शिफ्ट में था गेट कीपिंग क्या होता है। तो गेट कीपिंग मैंने आपको कई बार बताया भी है कि भैया गेट कीपिंग का मतलब होता है मीडिया के टर्म में कि नॉलेज को रोकना, नॉलेज में इंफॉर्मेशन में एक बैरियर क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए कि मीडिया को तो बहुत कुछ पता लगता है, बट देखते हो सारी खबर हम तक नहीं पहुंचती। हम तक वही खबर पहुंचता है जो सरकार चाहती है, या जो बड़े एंटरप्रेन्योर, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग से मेरा मतलब है जो बिलीनियर्स हैं, या जो देश को चलाने वाले, वो लोग जो चाहेंगे वही खबर जनता तक पहुंचेगी। सब खबर कहाँ आता है? तो अब क्या है, मीडिया में भी गेट कीपिंग हो गया।
मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं रही पहले के तरह। अब क्या है कि मीडिया वही खबर दिखाएगी जो ऊपर वाला चाहेगा, ऊपर वाला मतलब द पावरफुल पर्सन, वही पहुंचती है। इसके अलावा कई सारे टर्म्स हैं, जो प्रोक्सेमिक्स हो गया, क्रॉनेमिक्स है, काइनेसिक्स है ना, कई सारे टर्म्स हैं जो आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, नॉन वर्बल, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना गैर शाब्दिक संचार, जो आपके बॉडी जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन से जो हम लोग संचार करते हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स है। तो कम्युनिकेशन मजेदार है, अच्छा है, इसको भी हम लोग करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में गाइस हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। ये तो आपको पता ही है गाइस, ये बड़ा मेहनत करने वाला यूनिट है, बहुत काम कर रहे, मतलब काफी मेहनत इसमें लगेगा, तब आप सीख पाइएगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को एड ऑन किया जा रहा है डे बाय डे। हर हर साइकिल में कुछ ना कुछ नया चैप्टर ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा कम ही दिखा रहा है। रीजनिंग में आपके से नंबर सीरीज से इस बार क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से इस बार क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से इस बार क्वेश्चन था, ठीक है जी। मैथमेटिक्स भी आ चुका है इसमें, अब तो, पहले तो सिर्फ रीजनिंग था। पहले मैथमेटिक्स वाज नॉट देयर इन यूजीसी नेट एग्जाम, बट नाउ मैथमेटिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो क्वेश्चन शुड बी देयर फ्रॉम मैथमेटिक्स एज वेल अलोंग विथ रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित का भी प्रश्न आ रहा है। तो गणित में से फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने क्लास 10 तक तो नहीं, लेकिन क्लास 8 तक जो पढ़ा है, क्लास 8 तक जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग उसको भूल चुके हैं। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दूंगा तो शायद ही आप बना पाए। मैं आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन या मार्क प्राइस का क्वेश्चन दूंगा तो शायद ही आप बना पाए, शायद ही आप बना पाए। आप में से एक आध लोग हो सकता है बना दें, मैक्सिमम लोग नहीं बना पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो प्रैक्टिस है, इस यूनिट में आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक यूनिट पे आपको जो है ना क्वेश्चंस बनाने होंगे, कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि मैथ्स तो देखो प्रैक्टिस की चीज है ना, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आया। तो प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स आ जाएगा आपको, अदरवाइज तो इसमें हम लोग बहुत काम करवाता भी हूँ मैं। रीजनिंग और मैथ्स में तो मेरी स्पेशल क्लास चलती है प्रॉपर 15-20-25 दिन की, जिसमें सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग होता है। सिर्फ डीआई और रीजनिंग का पूरा 25 दिन का क्लास चलता है, और बहुत सहज तरीके से मैं कराता हूँ, इस बार भी कराऊंगा इन द डेज टू कम। इसके बाद गए यूनिट नंबर 6 हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है, यानी तर्क शास्त्र। तो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग से अलग है। मैथमेटिकल रीजनिंग में तो गणित है, ये लॉजिकल है, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, इसमें कई तरह के स्टेटमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिक है। किसी भी स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है, कोई भी स्टेटमेंट को कैसे पता करोगे कि भैया ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सही है कि फैलेसी है। फैलेसी से इस बार था ना, कई सारा क्वेश्चन आया था। फैलेसी, फैलेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो दिखने में तो ठीक लगे, जो दिखने में तो ठीक लगे, बट एक्चुअल में वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम रीजनिंग में सीखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में तर्क करना, आर्ग्यू करना, ठीक है। और आर्ग्यू करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट जो है ना, ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है, इसका निष्कर्ष जो है वो ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, यानी आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ये सब भी हमें देखना होगा, है ना, कि आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। इसमें एक और नया चीज हम लोग पढ़ेंगे इस बार, भारतीय दर्शन। इस बार मतलब पिछले 2-4 साल से पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन में, नॉलेज प्राप्ति का साधन, इससे भी क्वेश्चन था, हर बार ही आता है। देखो ये सब तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन था। टोटल 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है ना, ये सारा लिखा भी हुआ है आपका, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि। तो ये 6 मीन्स ऑफ नॉलेज बताए गए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अकॉर्डिंग, तो उसको पढ़ना है इन डिटेल विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ हमें सभी की परिभाषा देखनी है। इसके बाद अनुमान, अनुमान को विशेष करके, अनुमान क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज ही है, तो इसको विशेष करके फोकस करना है, क्योंकि अनुमान के करीब मान के चलिए कि 8 प्रकार है। अनुमान जो है ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। अनुमान कहते हैं ना कि मैं अनुमान लगाती हूँ कि कल बारिश होगी, तो अनुमान। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुमान से हम कई सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अनुमान के थ्रू, गैस करके। तो अनुमान के टाइप्स को हमें ब्रीफ में देखना है। इसके अलावा व्याप्ति, हेतुभाष मतलब फैलेसी, जिससे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इस बार भी था, 2 क्वेश्चन था। हेतुभाष से फैलेसी क्या होता है, इसके टाइप्स,
फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब वही स्टेटमेंट्स। आजकल आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते तो आप देखते ही हो कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो भरा हुआ होता है ना, तो वो सारी चीजें इस यूनिट में आप सीखोगे कि कैसे आप किसी कथन को, निष्कर्ष को पढ़ने के बाद ये मतलब क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, निष्कर्ष ठीक है कि गलत है, कथन एक सही है कि कथन दो सही है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। इस तरह की चीजों को आप तर्कशास्त्र एंड लॉजिकल रीजनिंग में सीखोगे, पढ़ोगे कि हम कैसे किसी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। तो बड़ा मजेदार है, आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 7वां यूनिट गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन का है, ये आप सब लोग जानते हो। इस बार तो डीआई भी बहुत बहुत सालों के बाद डीआई इजी आया था, परसेंटेज बेस्ड था ना। इस बार का जो डीआई मैक्सिमम शिफ्ट में आया वो परसेंटेज बेस्ड था, प्रतिशत आधारित था। हालांकि डीआई इतना आसान आता नहीं है, बहुत सालों में इस बार हुआ कि डीआई थोड़ा इजी पूछा, अदरवाइज डीआई ऐसा आता था कि ना के बराबर ही बच्चे बना पाते थे, बट मतलब वो बना पाते थे जिनको आता है, क्योंकि कई लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं डीआई। तो ऐसे हमें छोड़ना नहीं है डीआई को। अगर आप, मुझे लगता है कि थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लो तो यूजीसी नेट के लेवल का डीआई तो आप कर ही लोगे, उसमें कहीं से कोई इफ और बट नहीं है, कोई शंका और दुविधा संशय नहीं है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको करना है। इसमें टेबुलर फॉर्म में आता है, ज्यादातर क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में ही आता है, या पाई चार्ट के फॉर्म में। तो बहुत ईजी है, लेकिन वही प्रैक्टिस वाली बात है। अगर आप डीआई में भी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रत्येक दिन एक डीआई, आसान से ही शुरू करो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाइए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाइए, नोन टू अननोन जाइए। पहले वैसे डीआई बनाओ जो बहुत आसान है, बच्चों वाला, क्लास 5th स्टैंडर्ड 5th लेवल का। फिर धीरे धीरे चीजों को, लेवल को टफ करते जाइए, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट भी smartkeeda.com, स्मार्ट कीड़ा करके है एक, उसमें डीआई के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, तो उससे आप कर सकते हो। एक ऐसा मतलब वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिल जाएगा, कई सारे डीआई हैं, उसके सॉल्यूशन भी हैं, तो पता लग जाता है कि भाई कैसे बनाना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप में परफेक्शन आने लग जाता है। मैं भी कराऊंगा, मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप चाहें तो वहां से भी, मतलब कि इंटरनेट पे सर्च करोगे तो है वो। तो डीआई ये है, यहाँ पे आप मतलब 5 क्वेश्चन आता है, और अगर मुझे लगता है कि अभी से आप डीआई को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे ना, तो डीआई में 10 नंबर 5 क्वेश्चन है, 5 में 5 करना मतलब कि बहुत पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे कई लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है 10 दिन पहले डीआई करते हैं। तो अभी से करिए, अभी से शुरू करिए, एक एक डीआई पहले आसान वाला ही करो, आसान वाला ही करो ताकि कॉन्फिडेंस आए, फिर धीरे धीरे चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाओ। इसके बाद गाइस 8वां यूनिट हमारा है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी मतलब संचार, संचार तथा संचार का तकनीक, सूचना तथा संचार का तकनीक। तो इसमें भी गाइस क्वेश्चन वही आपके मेमोरी से, इस बार जैसे इस बार क्वेश्चन मेमोरी से आया था, इस बार क्वेश्चन आपका नेटवर्क से भी आया था। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन लैन मैन, तो किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसकी कितनी रीच है, ऐसा क्वेश्चन आया था। इथरनेट करके नेटवर्क से इस बार बहुत क्वेश्चन था। फिर मेमोरी से क्वेश्चन था, मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और भी कई सारे मेमोरी के टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, डिजिटल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, कई सारे मेमोरी के टाइप्स हैं कंप्यूटर में। तो इस बार क्वेश्चन उससे था, आता है। इसमें गाइस आपका ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये क्लास चल रहा है, क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग ही तो क्या ना, हम सभी लोग कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हुआ, इसके क्या तकनीक है। इसके अलावा गाइस डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। आपको पता है गाइस कि आईसीटी के आने से टीचिंग लर्निंग बहुत इजी हुआ है, असेसिबल हुआ है, अप्रोचेबल हुआ है ना, क्वालिटेटिव हुआ है, क्वालिटी ओरिएंटेड हुआ है। क्योंकि अब क्या है गाइस, कोई भी पढ़ सकता है। वो जो एक फिल्म बनी थी ना सुपर 30, आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा एक बार। वैसे आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि बहुत फेमस हुई थी सुपर 30। कुछ लोग नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री में शायद दिख जाएगा आपको, ऋतिक रोशन। तो उसमें जो डायलॉग है ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना, अब जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। तो ये आईसीटी ने इस स्टेटमेंट को सही प्रूव कर दिया है। पहले क्या था गाइस, जो बहुत धनी है, पहले धनी लोग के बच्चे ही पढ़ते थे ना, जिसके पास पैसा नहीं कहां से पढ़ेगा।
तो जो धनी होते थे वही अपने बच्चे को दिल्ली, बंबई, पुणे, बेंगलोर बड़े जगह पे पढ़ा के आगे रास्ता बनता था। जो गरीब घर के, जो गरीब है मान लीजिए, जिनके पास धन नहीं है, तो मतलब खाना खाएगा कि बच्चे को बाहर भेजेगा पढ़ाने के लिए। पर अब आईसीटी के आने से क्या हो गया गाइस, की चीजें बड़ी आसान हो गई। अब आपके ऊपर है कि आप कितना मतलब आईसीटी को यूज कर सकते हो। आप आईसीटी को कितना यूज कर सकते हो, कितना अवेल कर सकते हो। अगर आप में कैपेसिटी, आप में पोटेंशियल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा मतलब ये मतलब मिराकुलस हमारे पास आईसीटी के रूप में आया है। ऐसा एक मिराकल हमें मिला है कि यू कैन लर्न एनीथिंग। ठीक है, तो ये आईसीटी है गाइस, इसमें कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं। ऐसे करीब 25-30 तो डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको याद कर मतलब पढ़ने हैं। जैसे ई यंत्र मैंने बोला, ई कल्पा बोला, है ना, फिर मूक वगैरह तो है ही, कई सारे हैं ऐसे। मतलब मुझे लगता है 25-30 हैं जो आपको पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, एनडीएल, डिजी लॉकर है ना, कई सारे हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। आईसीटी और गवर्नेंस से भी क्वेश्चन था इस बार। आपको पता है कि सरकार ने भी मतलब हर आईसीटी अब केंद्र हो गया ना। आईसीटी क्या है, केंद्र है। इसी केंद्र को सब लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, वो आईसीटी से जुड़ा हुआ है। और हम सभी लोग क्या है, आईसीटी के थ्रू ही ना जुड़े हुए हैं। तो आईसीटी क्या है, सेंटर है, और हम लोग सेंटर के चारों ओर हैं। हम और आप भी तो आईसीटी के थ्रू ही कनेक्टेड हैं इस क्लास में। तो आईसीटी 21वीं शताब्दी का केंद्र है। तो जितना ज्यादा आईसीटी का नॉलेज रखिएगा, उतना आपको मतलब फायदा होगा, उतना आगे आप बढ़ पाएंगे हर एक क्षेत्र में। तो ये आईसीटी में है। इसमें बाइनरी वगैरह कुछ मैथमेटिकल भी टर्म्स हैं, जैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो ये भी एक टॉपिक आता है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है, लेकिन लास्ट ईयर आया था, इस बार नहीं आया। तो वो भी है, वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद गाइस 9वां यूनिट जो है हमारा सेकेंड लास्ट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यानी मानव विकास तथा पर्यावरण। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा साइंस बेस्ड टॉपिक है, तो बच्चों को थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। आप लोगों को इसमें जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब उस स्थिति में जब आपके पास कंटेंट ना हो, वैसे तो मजेदार है, क्योंकि इसमें जैसे इस बार पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था। हर बार ही आता है, पॉल्यूशन तो कॉमन है, इस बार भी आएगा, दिसंबर वाले में भी आएगा वो तो। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, कौन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसका क्या मतलब, उसके कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्यों वो फैल रहा है। ऐसे ही बायोमास क्या है, ठीक है, एंथ्रोपोज यानी कि मानव जनित गतिविधियां जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। जैसे इस बार आया था ना, मैं तो हर बार ही कहता हूँ आपको गाइस कि एमडीजी एसडीजी को तोते की तरह याद कर लो, क्योंकि वो याद करने वाला ही है। 17 8 25 पॉइंट्स समझोगे, समझ तो लोगे, बट वो तो सीक्वेंस में आ रहा है, तो उसको रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बार भी क्वेश्चन था ना एसडीजी 2030 से, तो हर बार ही आता है, दिसंबर में भी आएगा, फिर रिपीट होगा वो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट्स, मिलीनियम डेवलपमेंट के 8 पॉइंट, 17 8 25, ये आपको पढ़ना है। आसान करना टफ है, तो उसको अपने स्टडी रूम में कहीं पे चिपका लीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि आजकल सीक्वेंस में पूछ रहा है ना, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, तो वो कैसे बता पाओगे आप बिना याद किए। तो कुछ कुछ चीजें याद करने वाली है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो करना ही पड़ेगा वो आपको। इसके अलावा कुछ गाइस कॉन्वेंशन है, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पूरे विश्व के स्तर पे यानी ग्लोबल लेवल पे कई सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसको भी हमें पढ़ना है। ऐसे एग्रीमेंट करीब 20 की संख्या में है, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन सिलेबस में 20 से 25 है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस बार भी आया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कार्टेगिना प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्वेंशन ऑन पेरिस, सीओपी क्या है ना। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए गाइस। कॉन्वेंशन ऑन पेरिस क्या है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूटेड है। तो गाइज ये कॉन्वेंशन ऑन पेरिस हो गया, इस पे चीजें आई हैं, ठीक है। जो भी हमारे अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण की दृष्टि में जो चीजें मीटिंग वगैरह, तो वो हमें याद भी करना है, समझना भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन 2015 में आया है, ये 2015 में, जिसके तहत आप देख रहे हो ना कि भारत में भी इतना ज्यादा सोलर सोलर का जो पावर प्लांट वगैरह लग रहा है, या सोलर का जो बिजनेस, उसको सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है।
आजकल हम लोग बिजली भी बना रहे हैं सोलर से, तो गवर्नमेंट भी सब्सिडी, क्योंकि वो पर्यावरण फ्रेंडली है ना, पर्यावरण को दूषित नहीं करता। अच्छा, उसमें पानी का कोई यूज ही नहीं है। अभी तो बिजली बनाने के लिए हमको पानी का बहुत यूज करना पड़ता है, तब बिजली बनता है। अब पानी वैसे भी लिमिटेड है, यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली बनाने की तो दूर। तो ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बिजली बनाने का ऐसा स्रोत आ जाए कि पानी हमको यूज ही ना करना पड़े, या कोई भी ऐसा चीज हम यूज ना करें जिससे प्रदूषण होता है। तो इसके लिए सोलर अलायंस हुआ है। तो सोलर का मतलब होता है सन की ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना रहे हैं। तो ये है, पर्यावरण भी हम लोग करेंगे। और लास्ट यूनिट गाइस आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपके कमीशंस, ऐसी संख्या कम से कम 40 होंगी। वैसे तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं मतलब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट 40 है, उसमें से कोई भी 2 आएगा। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों मिला के मैं कह रहा हूँ। जैसे वुड डिस्पैच एक्ट हो गया, सार्जेंट कमीशन हो गया, हंटर कमीशन है ना। फिर आपका मैकॉले मिनट्स है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आइएगा तो कोठारी आयोग आया, राधा कृष्णन आयोग आया, है ना। फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन आया, शर्मा कमेटी आया, यशपाल कमेटी, काकोदकर कमेटी। तो टोटल करीब करीब 40 होंगे जो आपको पढ़ना है, समझना है, जरूरत पड़े तो लर्न भी करना है। इसके अलावा इस टीचिंग का जो पूरा आप कह सकते हो कि जो पढ़ाने का जो वैदिक काल से लेकर, यानी आज से करीब जो 2500 साल पहले जो व्यवस्था थी, वैदिक काल, फिर वैदिक काल खत्म हुआ तो क्या हुआ, बुद्ध काल खत्म हुआ तो मुगल काल खत्म हुआ तो ब्रिटिश काल खत्म हुआ तो अभी जो चल रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत। तो ये जो पूरा ब्रेकअप्स है ना, आर्यंस यानी वैदिक काल से लेकर के, बुद्ध काल से लेकर के, मुगल काल, और फिर ब्रिटिश इंडिया, और फिर इंडिपेंडेंट, ये पूरा हमें पढ़ना है कि भाई किस काल में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, किस काल में क्या सिलेबस था, किस काल में क्या करिकुलम था, क्या पठन पाठन की व्यवस्था थी, क्या सुविधा थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या मेरिट डिमेरिट प्रोस कौन, सब कुछ वो हमें इसमें देखना है। इसके अलावा कई सारी एजेंसीज हैं, आपको पता ही है, जो हायर एजुकेशन के पिलर्स हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा की दृष्टि में बड़े महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी किताब लिखने का काम करती है, जितने भी टेक्स्ट बुक आप देखते हो, सिलेबस देखते हो, वो सारा काम एनसीईआरटी का है। तो इंपॉर्टेंट एजेंसी है, कब बना, उसके रोल एंड फंक्शन क्या है। अभी नैक आप देखते हो, कॉलेज आपको नैक क्या करता है, कॉलेज को ग्रेड करता है कि भाई कॉलेज अच्छा है कि खराब है। तो नैक क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, कब बना, क्या रोल एंड फंक्शन। आजकल एनआईआरएफ आ गया, जो रैंकिंग कर रहा है, कॉलेज को रैंक देता है कि भाई रैंक 1 है कि रैंक 2 है, तो एनआईआरएफ। एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है। HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे कम से कम 25 से ज्यादा, 30 के आसपास मान लीजिए कि इतने सारे टर्म्स हैं, ठीक है। NITTR है, या NTEPL है, NTPL वगैरह है। तो ऐसे कई सारे हैं, उसके रोल एंड फंक्शन क्या है, कब फाउंडेशन उसका, कब स्थापना हुई, वो क्या उसका यूज है। तो ये सब मैं आपको कंटेंट दूंगा। तो ये पूरा गाइस हमारा 10 यूनिट है, ये जो है हमारा पूरा 10 यूनिट है। इसी 10 यूनिट से आपको जो है 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही जो 10 यूनिट है ना, इसी से 50 क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है। यही आपका जो है भाग्य विधाता है। ये जो आज मैंने आपको 10 यूनिट्स बताए, यही आपका भाग्य विधाता है। इसी 50 के थ्रू आप जेआरएफ करेंगे, इसी 50 के थ्रू आप नेट करेंगे। यही 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसका गहन अध्ययन कर लिया, इन डेप्थ आपने अच्छे से नोट्स वगैरह बना के, और एक एक टॉपिक को 2-4 बार रिवाइज कर लिया, तो क्या दिक्कत है फिर। 50 में 40 या उससे ज्यादा कर पाएंगे आप। फिर बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से 50 में 40, 42 ऐसे ऐसे भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर जेआरएफ पाना है तो नेट के लिए 35 से ज्यादा होना चाहिए। तो यही 10 है गाइज। 10 का मतलब 10 और बस, 10 के साथ बस भी जुड़ा है, तो 10 और बस। तो यही 10 करिए, उसके बाद बस हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 10 आपके लाइफ को भी एक सही दिशा भी दे देगा कि आप अच्छा अपने लाइफ में कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस बताया कि भाई ये 10 यूनिट्स हैं हमारे, इसको अब एक एक करके मुझे पढ़ाना है। तो ये पूरा 10 का 10 यूनिट मैं आपको पढ़ाता हूँ इन 100 डेज। तो एक यूनिट में मान के चलो 10 दिन, अगर राउंड फिगर में बात करें। कुछ यूनिट छोटा होता है, जैसे कम्युनिकेशन छोटा है तो उसमें 10 क्लास नहीं लगता, उसमें 5-6 क्लास में ही हो जाता है। टीचिंग भी छोटा है। अब डीआई बहुत बड़ा है, तो डीआई में 15 दिन भी लग जाता है।
रीजनिंग भी बड़ा है, मैथमेटिक्स तो उसमें 15 दिन, तो ऐसे लेकिन 100 दिन में हो जाता है। 100 डेज में पूरा मैं पेपर 1 आपको पढ़ा दूंगा। बट ये अब आपके ऊपर है गाइस कि आप क्लास को हर दिन करें। क्लास आपका छूटेगा तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई क्या कर पाएगा। कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, बट रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग ही होती है। लाइव क्लास का मजा तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी ना आएगा। वो तो आपकी मतलब बस पूर्ति ही कर सकता है ना। एक होता है ना कि भाई रोटी चावल खाने को नहीं मिला तो केला खा के ही सो गए, कि भाई चलो पेट को ऐसा लगे कि भरा हुआ है, पेट ऐसा लगे कि खाली नहीं है, मतलब नींद आ जाए मुझे। तो वही बात है। तो लाइव क्लास का जो मजा है, लाइव क्लास का जो एफिशिएंसी है, वो रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। कभी मान लीजिए कुछ इमरजेंसी तो सभी को आती है, तो ऐसे में आप एब्सेंट होंगे तो आपका काम तो चलेगा ही। तो उपासना मैम की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगी, है ना। वो भी बड़ी मेहनत करती है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा क्लास का, है ना। और एक दिन में एक ही क्लास होता है मैम, हमारा टाइम 10 से 11 है। रात के 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। 5-10 मिनट हम बच्चों का वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं, 5 मिनट वेट करते हैं, और 10:05 पे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और 11 तक क्योंकि डिस्कशन वगैरह होता है, पढ़ा 11 तक तो लेक्चर है, उसके बाद मान लीजिए कुछ बात डिस्कशन सब मान चलिए कि 10 11 क्लास चलती है। फिर आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो, फिर हम किसी को डाउट है तो रह सकते हैं।